नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे साथियों, और आप सभी का होली का त्यौहार भी बहुत अच्छा रहा हो। इसी के साथ साथ आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। क्लास 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही ज़्यादा। रासायनिक का है, केमिस्ट्री से है। क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री उसका चैप्टर फर्स्ट है। कौन सा है? फर्स्ट। वहीं से मैंने इस टॉपिक को उठाया है। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो अब हमारा न्यू सेशन शुरू होगा, नया सत्र जो शुरू होने वाला है, जो बोर्ड एग्ज़ाम का मिशन जो 2026 होगा, यानी कि 2026 जो होगा, उसके लिए अब हम अपनी क्लास लाएंगे रेगुलर। तो आप उनसे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। सबको आप क्लासों को देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी को बहुत ही सुगम तरीके से कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने शानदार टॉपिक की, ठीक है साथी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों बात आती है कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। कहता क्या है राउल्ट का नियम? उनकी बातों को सुनते हैं पहले। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। अगर ताप निश्चित हो, मतलब टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? मेंटेन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मेंटेन, मतलब संतुलित तापमान होना चाहिए, ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। किसी विलयन में कोई वाष्पशील अवयव का आंशिक भाप दाब, यहाँ पर समझना, यहाँ आंशिक भाप दाब की बात हुई है, तो मैंने कि ठीक है, यहाँ पर आंशिक भाप दाब की बात हो रही है मेरे भाइयों बहनों। किसकी बात हो रही है? आंशिक वाष्प दाब की, ठीक है। तो कोई विलयन है माना, ठीक है, उसके अंदर वाष्पशील अवयव, मतलब जो भाप में बदलने वाला अवयव है, उसका अकेले का वाष्प दाब, मतलब आंशिक वाष्प दाब। आंशिक का अर्थ क्या है? आपने कही, देखो आंशिक का अर्थ होता है, आंशिक का अर्थ होता है कि एक अकेले का मतलब एक अकेले का, अगर मान के चलो किसी कंटेनर में या किसी पात्र में दो अवयव हैं, तो उसमें से आंशिक वाष्प दाब का मतलब ये होगा कि किसी एक का वाष्प दाब, किसी एक अवयव का वाष्प दाब उसी अवयव के मूल भिन्न के समानुपाती होता है। मतलब अगर हम उसी अवयव को ले लें, जैसे मैं आपको बताता हूँ लेकर एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो ये कोई पात्र है, ठीक है, ध्यान से समझना, इस बात को दोबारा से यहाँ बता रहा हूँ। अगर कोई पात्र है, उस पात्र के अंदर दो अवयव हैं, ए और बी। उन ए और बी अवयव में, साथियों समझना मेरी बात को आगे। मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक कंटेनर है, उसके अंदर दो अवयव हैं, ध्यान से समझना। अगर कोई एक वाष्पशील अवयव, भाप में बदलने वाला अवयव, उसका आंशिक, मतलब वो अपने हिस्से का, ए अवयव जो है वो अपने हिस्से का दाब लगा रहा है, समझना, वो अपने हिस्से का दाब लगा रहा है, तो उसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मूल भिन्न के समानुपाती होगा। मतलब उसका जो मोल फ्रिक्शन होगा, या फिर उसका जो मोल प्रवाह जो होगा, ठीक है, मोल प्रवाह जो होगा उसी के क्या होगा भैया, वो उसी के समान अनुपाती होगा। तुमने कि ठीक है जी। मतलब उसका जो भाप दाब है वो उसके मूल भिन्न पर निर्भर करेगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। अगर ए का आंशिक वाष्प दाब पी ए है, ठीक है, और बी का आंशिक वाष्प दाब पी बी है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर ये कोई पात्र है, उसके अंदर पी ए और पी बी, मतलब ये पी ए पी बी, मतलब ए अवयव का दाब आंशिक, बी अवयव का दाब पी। बात समझ में आई कि नहीं आई साथियों? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखो, ठीक है जी, अब देखो, अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे पे। राउल्ट का नियम क्या कहता है हमसे,
देखो राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम के अनुसार। तो मैंने ये अच्छा, राउल्ट का नियम क्या कह रहा बता दो तुम ही। चलो बताते हैं तुम्हें कि राउल्ट भैया का नियम हमसे क्या कहता है। देखो ध्यान से समझना। वैसे राउल्ट का नियम है तो बहुत इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप समझ लें इसे, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब भैया देखो मैंने क्या कहा, अगर पी ए मतलब जो पी ए अवयव है वो किसके समानुपाती है, उसके मोल भिन्न के, यानी कि एक्स ए के। बात समझ में आई। अगर दूसरी कंडीशन में देखूं कि पी बी समानुपाती है एक्स बी के, नहीं समझ आया। मैंने कहा क्या कहा था, आंशिक वाष्पता मूल भिन्न के समानुपाती। बात समझ में आई। तो ये पी ए हो गया, अकेले अपने हिस्से का लगाएगा और ये अलग लगाएगा, तो ये अपने अलग अलग लगाएंगे और के समानुपाती किसके होंगे, मोल प्रभाज्य के समानुपाती होंगे। तुमने की ठीक है, पी ए नॉट एक्स पी बी नॉट एक्स बी। तुमने की ठीक है। तुमने कही भैया एकदम सही बात है। अगर भैया मैं इसको एक नंबर का समीकरण मान लूँ और इसी मान को उठाकर मैं आगे रख दूँ, तो चलो पन्ना पलट लेते हैं मेरे भाइयों बहनों। तुमने कि पलट लो भैया पन्ना। अब देखो जी सर, चलो आ जाओ भैया। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, मुख्य पॉइंट। तुमने कि क्या कि मैंने समीकरण एक बनवाया था, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, इक्वेशन फर्स्ट थी, बहुत बढ़िया। अब मैंने जो राउल्ट के नियम के अनुसार देखा, क्या देखा, राउल्ट के नियमानुसार क्या देखा, पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, ये पी ए का था और ये पी बी का था। अगर मैं इन्हीं मानों को समीकरण एक में रख दूं तो क्या होगा, तो रख दो पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। इसको हम बोल देंगे कुल दाब। उस पात्र के अंदर मैं लिख सकता हूँ, उस पात्र के भीतर कुल दाब उपयुक्त है। क्या है जी, उपयुक्त है। उपयुक्त है मतलब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मैंने निकाल के दिखा दिया आपको कि दाब कितना निकला, उपयुक्त। तुमने की ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। नंबर भैया पूरे मिलेंगे हमें, तो मैंने कहा हाँ नंबर पूरे मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। तुमने की ठीक है। अब भैया ये यहाँ पर क्या क्या है, जहाँ मैं लिख सकता हूँ, जहाँ क्या क्या है देखो, पीटी है तुम्हारा कुल दाब, क्या है जी, कुल दाब। पी नॉट ए एक्स ए क्या है, ये आंशिक दाब अवयव ए का, आंशिक दाब ए अवयव का, ठीक है। और पी बी भी है जो बी का है। तुमने की ठीक है भैया, ये नियम इतना ही कहता है। मैंने कि हाँ बस इतना ही बताया इस नियम ने। तुमने कि और कुछ है मामला, मैंने कि क्या बताएं, बताओ तुम, ठीक है। चलो बस इतना ही। हेनरी जो हमारे राउल्ट भाई साहब थे, राउल्ट सर थे, उन्होंने बस इतना ही कहा कि दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। देखो मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझना। देखो और मित्रों वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है, हमारे चैनल पर अब उसे रेगुलर वीडियो डलेगी, ठीक है, रेगुलर। तो आपसे कहना चाहूँगा मैं कि आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है।
एक बार दोबारा, मैंने एक पात्र लिया था, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। कोई विलयन था, उसके अंदर मैंने बाष्पशील अवयव ले लिए। कौन थे? ए और बी, ए और बी। अगर ए अवयव अपने हिस्से का दाब लगाए, बी अवयव अपने हिस्से का दाब लगाए, और घटना क्या घट जाए कि भैया इनके जो मूल प्रभाज हैं, उन अवयवों के मूल प्रभाज हैं, वो उनके समानुपाती हो जाए। तो मैंने कि कैसे? मैंने कि ये रहे, देखो, ये ए है, ये बी है, समानुपाती हैं, एक्स ए एक्स बी, मतलब अपने अपने मूल प्रभाज के, अपने अपने मूल प्रभाज के। तुमने कि ठीक, ठीक बात। अब तुमने कि भैया ये मूल प्रभाज शब्द का मतलब और बता दो। मैंने चलो आ जाओ, मूल प्रभाज को भी समझ लो आज इसी के साथ साथ। मूल प्रभाज को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तुमने अच्छा, चलो समझ लो, आ जाओ। देखो, इसी में समझा देते हैं दोनों को, एक ही बार में ख़त्म मामला। देखो, हम यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं अच्छी सी। यहाँ डाला हमने मूल प्रभाज। क्या जी? मूल प्रभाज। तुमने कि ठीक है, मूल प्रभाज। अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न, बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। हाँ तो साथियों, मोल प्रभाज क्या कहता है, इसका नाम दूसरा ये भी है, मोल भिन्न। यहाँ लिख लो, मोल भिन्न, ठीक है। तुमने ठीक है। अच्छा, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये तुम्हारा सन 24 में आया था ये, ठीक है। 24 में पूछा गया है मूल प्रभाज का। इसका एक एग्जाम्पल भी पूछ लेता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3 नंबर में आता है, 3 मार्क्स का, बहुत बार पूछा जाता है। और इसीलिए मैं आपको इसको बता रहा हूँ। मैं पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको पहले उठा के लेके चल रहा हूँ, उसके बाद में सिलेबस पूरा कवर कराऊंगा केमिस्ट्री का, लेकिन पहले जो इम्पोर्टेंट हैं उनको उठा रहा हूँ, ठीक है। तुमने कि ठीक है, चलो मूल प्रभाज बताओ। देखो, मूल प्रभाज क्या कहता है? मूल प्रभाज इतना कहता है कि भैया, इतना कहता है कि 1 बिलियन में, मान के चलो कोई बिलियन ले लिया, किसी घटक है कोई के मूल की संख्या, किसी घटकों के मूलों की संख्या एवं बिलियन में, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, मतलब एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इसका सूत्र भी मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। किसी बिलियन में किसी घटक के मूलों की संख्या, ठीक है, एवं बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मूल प्रभाज कहते हैं, ठीक है जी। बहुत बढ़िया बात है। मतलब कोई विलयन है, उसके अंदर अगर किसी एक घटक के मोल हों, ठीक है, और उसके अंदर कुल मोल हों, तो ये मूल प्रभाज की कंडीशन बनाता है। तुमने कि कैसे बनाओगे? मैंने कि चलो सूत्र पहले लिखवाते फिर समझाएंगे। देखो, मैंने लिखा सूत्र जी। सूत्र क्या कहता है इसका? सूत्र क्या कहता है? घटक के मूल बट्टे कुल मूल, ठीक है। अब घटक कोई सा भी हो सकता है, इसको डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है, एक्स से, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर देखो, मैंने ले लिया कोई कंटेनर या पात्र, देखो समझना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल, इसको मत बोलना। अगर बोर्ड में पूछे ना एग्जाम्पल, तो तुरंत से बता के आ जाना, ठीक है। नंबर नहीं कटवाना है एक भी एग्जाम्पल के पीछे। देखो मैं बताता हूँ, अगर मान लो कोई ए अवयव, बी अवयव, ए अवयव, बी अवयव, ए अवयव, बी अवयव, ऐसे भरा हुआ है मेरे भाइयों बहनों, ए बी ए बी ए बी ए बी भरा हुआ, बहुत बढ़िया बात। अगर किसी एक अवयव, मान लो मैं पहले ए की बात कर रहा हूँ, ए की, और फिर करूँगा बी की, तो ए के मूल, अगर मैंने कह दिया ए के मूल बट्टे, अगर मुझे ए के मूल निकालने हैं तो ए को ऊपर रखूँगा, ए को कहाँ रखूँगा? ऊपर रखूँगा। तुमने कि अच्छा।
अगर मुझे ए के मोल निकालने हैं तो ए को कहाँ रखूँगा, ऊपर, और फिर भैया दोनों को जोड़ दूंगा नीचे, ए और बी। कुल मोल यही तो बनेंगे, नहीं समझ में आया? देखो ये बन गया, मैंने ए के मोल, ठीक है, ए के, अब बी के निकालने हैं तो बी के लिए बी के मोल ऊपर, अनुपात ही तो बनता है यहाँ पर, ये अनुपात बनता है दोनों का। देखो यहाँ पर ये, अब इन दोनों को जोड़ दो फिर से यहीं पे। पहले सूत्र क्या बन गया, दोनों के लिए बता दिया मैंने, दोनों के लिए बन गया। देखो अगर ए अवयव का निकालोगे तुम इसी कंटेनर के अंदर, पूरे के अंदर देखोगे तो अगर तुम्हें ए के मोल पता है, सुनना, ए के मोल पता है और दोनों के मोल पता है कुल, तो नीचे ऊपर रख के भाग दे दो, मतलब ए के मोल में उन दोनों के मोल को भाग दे दो, सोई तुम्हारे पास मोल प्रभाज की गणना हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गणना। तुमने की ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र क्या बना, सीधा सीधा ए अपॉन ए प्लस बी, बी अपॉन ए प्लस, मतलब जिसका निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिसका नहीं निकालते उसको नीचे जोड़ के रखते हैं उन दोनों के साथ में। ठीक है, बात समझ में आई? ये नॉर्मल फॉर्म, सामान्य तौर पर तो ये वाला यूज में होता है, इसी से बनता रहता है, ये सामान्य तौर पर यूज होता है। किस तौर पर यूज होता है, सामान्य तौर पर। ठीक है जी, चलो बात समझ में आई? तो ये ए के मोल थे, ये बी के मोल थे, तुमने कि ठीक है। ए अपॉन ए प्लस बी, मित्रों मैं आपको बता दूं, जितने भी मैंने अब तक वीडियो डाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वहाँ से पेपर फंसा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपना प्रश्न पत्र उठा के देखना और हमारे चैनल पर जाना और देखना उसमें से जो हमने कराया है वो आया कि नहीं, पराशर दाब की क्रिया आई है कि नहीं आई है, हैं पूरी करा के रखी है हमने पहले से, फैराडे के नियम करा के रखे हैं। करीबन आपका 6 से 7 नंबर का तो फंसा ही फंसा है वहाँ से। ठीक है, जितना मैंने डाला है, अब मैं डालूंगा तो पेपर फंसेगा। ठीक है, मैं आपको एनालिसिस भी कराऊंगा कि कितना पेपर हमारे यहाँ से फंसा है आपका। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, चल, ए के मोल बटे ए प्लस बी दोनों के मोल, बी के मोल बटे दोनों के नीचे मोल, तो यही अनुपात बन जाता है। तो इसी को मोल प्रभाज की उपाधि से विभूषित कर दिया कि हाँ भाई ये मोल प्रभाज है। ये क्या है, मोल प्रभाज। ये कंटेनर था, सिंपल कोई बात नहीं थी भैया, कंटेनर लिया था, उसके अंदर ए ले लिया, बी ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया। तो इन्हीं के साथ साथ अगर ए के मोलों को ऊपर रख लें, ये ऊपर रखा घटक के मोल, और कुल मोल मतलब दोनों के मोलों को जोड़ दें, तो मैंने कि मोल क्या है भैया, ये मोल क्या है, मोल कैसे निकालेंगे, मैंने कि चलो बता देते हैं, तो मैं ये भी बता देते हैं। चलो ये भी बता देते हैं, मैंने कि चलो सुन लो, तो अब तुम आ जाओ, देखो इसको भी सुन लो। देखो मोल अगर किसी अवयव के निकालने हैं मोल, तो देखो क्या करोगे, दिया गया भार बटे अणु भार। तुमने कि ठीक है, मोल निकालना सिखा रहे हो भैया, मैंने कि हाँ मेरे भाइयों बहनों हाँ। अगर तुम सोच के देखो कि भैया अगर हमें जल के मोल निकालने हैं, जल यानी कि H2O के मोल, तुमने कि कैसे निकालेंगे, देखो मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे, देख लो, आ जाओ। देखो जल के मोल अगर हमें नॉर्मली निकालने हैं तो वो निकलेंगे ऐसे कि पहले हमें इसका अणु भार पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, अणु और भार। अणु भार होता है इसका 18। तुमने कि कैसे हो गया 18, चलो बताते हैं। देखो हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक चार्ज, मतलब एक ही है उसका क्रमांक, तो प्लस ऑक्सीजन का भार कितना है 16, तो कितना हो गया 2 और 16 18 हो गया, ये निकला यूनिट। तुमने कि ठीक है, ये तो निकाल दिया तुमने। अब भाई साहब ये सूत्र याद रखना, अगर किसी के तुम्हें मोल निकालने हैं तो इस सूत्र से निकाल देना, फटक से निकल आएंगे। दिया गया भार मतलब जितना भी तुम्हें अगर भार दिया, मान के चलो 18 ही दिया है किसी ने मुझे, 18 ग्राम, और बट्टे में भैया इसका अणु भार जो है, अणु भार मॉलिक्यूलर वेट, तो 18 से 18 कट जाएगा, 1 मोल आंसर आ जाएगा। तुमने कि ठीक है, बात समझ में आ गई हमारे, है ना। ये अणु भार निकालना सीख गए, अणु भार निकालना सीख गए ना, बिल्कुल सीख गए भैया। यहाँ पर अणु भार इसका 18 निकला, कैसे निकला कि हाइड्रोजन के 2 अणु प्लस ऑक्सीजन की 16, तो 18 हो गए। अब क्या किया, इस सूत्र के अनुसार जो भार हमें दिया था जल का, मान के चलो अगर कोई दे दे जल का भार हमें, मान लो 16 दे दिया, 18 दे दिया, तो काट दो से, कितनी बार कटेगा, यहाँ पे काट दो, 2 अट्ठे 8 बार और 2 निम, तो 8 बट्टे 9 आ गया, ये आ गया मोल में लो। बताओ समझ में आया।
तो हमने कि भैया बिल्कुल समझ में आया, बस इतना ही बहुत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत शानदार तरीके से। साथियों, अगली वीडियो में हम अपने अगले टॉपिक की चर्चाएं करेंगे, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।